पता नहीं इस अनाथ आश्रम से डैडी को क्यों इतना लगाव है। कल रात बेटे बहू की बात सुनकर डॉक्टर दीपक परेशान थे। कभी कभी इंसान कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता या कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। पता नहीं कह देने से इसका क्या परिणाम होगा। डॉक्टर दीपक लखनऊ शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। वह एमडी होकर रिटायर हुए थे। शहर में बड़ा सा बंगला था। यह बंगला उन्हें विरासत में मिला था। अपने घर से उनको बहुत लगाव था। लगाव होने का एक और कारण था घर के पास बना हुआ अनाथ आश्रम, जहां वह रोज अनाथ बच्चों से मिलने जाते। उनकी देखभाल उनकी दिनचर्या में शामिल था। आश्रम की संचालिका श्रीमती सुषमा सक्सेना, जो एक रिटायर कर्नल की पत्नी और समाज सेविका भी थी। ईश्वर ने सुषमा जी की गोद खाली रखी, लेकिन ईश्वर से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन अनाथ बच्चों की पालन पोषण करने में लगा दिया था। श्रीमती सक्सेना के कोई भाई नहीं था, तो वह डॉक्टर साहब को अपना भाई मानती थी। इस भाई बहन के रिश्ते का कर्नल साहब बहुत सम्मान करते थे। डॉक्टर दीपक का बेटा जय, जो बहुत ही आज्ञाकारी, सुशील एवं सज्जन व्यक्ति था, वह भी अपने पापा की तरह एक योग्य डॉक्टर था। उसकी पत्नी नेहा भी डॉक्टर थी। सब ठीक चल रहा था। इसी बीच जय को जर्मनी के एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी का ऑफर आने के कारण दोनों पति पत्नी पापा को भी साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर दीपक ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे विदेश गया हुआ व्यक्ति जल्दी स्वदेश नहीं लौटता। दूसरे दिन नाश्ता करते समय डाइनिंग टेबल पर बेटे और बहू के साथ डॉक्टर दीपक भी बैठे थे। जय ने कहा, पापा, मैं जर्मनी जाना कैंसिल कर रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टर दीपक ने क्यों डॉक्टर दीपक ने आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए पूछा। फिर बोले, बेटा, तेरी सफलता देखकर आज तुम्हारे माँ निशा जीवित होती तो उन्हें कितना गर्व होता। 1 वर्ष पहले जय की माँ का हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया था। मैं यहाँ कर्नल साहब और सुषमा दीदी के साथ ठीक से रहूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। लेकिन जय पापा को साथ लिए बगैर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब अंदर से बहुत परेशान थे। वह कैसे उन्हें बताए कि किसी से किया हुआ वादा वह कैसे तोड़ सकते हैं। दोनों को बहुत समझाते रहे। हार कर उन्होंने कहा, अच्छा, आज मैं तुम दोनों को अपने जीवन की वह घटना सुनाता हूँ, जिसको सुनकर तुम लोग निर्णय लोगे, मुझे मंजूर है। मैं अपनी माँ शीला और पापा श्री सौरभ श्रीवास्तव का बेहद दुलारा था। मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। अपने माँ और पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मैं जी जान से परिश्रम कर रहा था। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मुझे डीएनए टेस्ट का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। प्रैक्टिकल वाले दिन मैं अपने पापा का एक बाल मजाक मजाक में ले गया और अपने साथ बड़ी खुशी खुशी उसका डीएनए टेस्ट करने लगा। पर ये क्या, मेरा डीएनए मेरे पापा से मैच नहीं कर रहा था। मैं बहुत परेशान और तनाव में रहने लगा। मेरे पापा कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं उनका बेटा नहीं हूँ।
मेरी माँ सबको धोखा देती रही। मेरी माँ के किसी से नाजायज संबंध थे। ऐसे गलत बातें सोच सोच कर मैं परेशान रहने लगा और अंदर ही अंदर टूटने लगा। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। बदनामी के डर से मैं अपने दिल का दर्द किसी से भी साझा नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैं अपनी माँ से नफरत करने लगा। पापा से भी नहीं बोलता, ये सोचकर कि ये मेरे पापा तो है नहीं। माँ और पापा ने बहुत कोशिश की कि वह परेशान क्यों रहता है। कई बार पूछा, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बताता। मेरे इस रवैये से माँ बीमार रहने लगी। यहाँ तक माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। जो बेटा माँ के बगैर रहता नहीं था, वह एक बार भी माँ को देखने हॉस्पिटल नहीं गया। यह सोचकर माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता गया। आखिरकार डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा, इनको अंदर ही अंदर कोई गम बैठ गया है, इसलिए इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। मैं अच्छी तरह जानता था कि माँ मेरे पीछे परेशान रहती है, लेकिन मुझे माँ की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। जब बचने की कोई आशा नहीं रही, तो पापा ने सब जगह खबर कर दी। मेरी रीता बुआ, जो मुझे बहुत चाहती थी, वह भी माँ को देखने आई। मेरे बदले हुए स्वभाव के बारे में पापा ने अपनी बहन रीता को बतला दी थी। कहते हैं कि जब तक शिकायतें शोर करती रहती हैं, तब तक रिश्ते भी जिंदा रहते हैं। खामोशियां आ जाने के बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मेरी खामोशी से रीता बुआ भी परेशान थी। एक दिन मुझको अकेला देखकर रीता बुआ मेरे पास आई और बोली, दीपक, क्या बात है? मैं देख रही हूँ पहले से तुम बदल गए हो। तुम्हें अपने मम्मी पापा का कोई ख्याल नहीं है। शीला भाभी हॉस्पिटल में पड़ी हैं, तुम देखने तक नहीं गए। कोई अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करता है? कोई शिकायत या कोई मन में परेशानी हो तो बता दो, हमसे तो न छिपाओ। कई बार रीता बुआ के पूछने के बाद हिम्मत करके मैं बोला, बुआ जी, मेरी माँ के पहले किसी से नाजायज संबंध थे। मैं आपके भाई सौरभ का बेटा नहीं हूँ। मैंने डीएनए टेस्ट वाली पूरी कहानी बुआ को सुना दी। मेरे मुंह से सुनकर बुआ जी दंग रह गई। जब तक वो कुछ बोलती, कुछ कहती, मैं आगे बोला, माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं। शीला भाभी के लिए इतनी गलत बात मेरे मुंह से सुनकर रीता बुआ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक चाटा मारते हुए कहा, आप समझी सारी बात, बैठ, मैं तेरा सारा टेंशन दूर करती हूँ। सुनकर पछताने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं होगा। रीता बुआ बताने लगी, मेरे पिताजी श्री कमलानाथ श्रीवास्तव एक कॉलेज में अध्यापक थे। एक दिन अचानक पिताजी के हार्ट अटैक पर जाने के कारण वो दुनिया से चले गए। हम और सौरभ दादा अभी पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के गम में माँ भी बीमार रहने लगी। दादा के व्यवहार कुशलता से हमारी शादी बहुत अच्छे परिवार में हो गई। दादा की पढ़ाई पूरी होते ही उनकी मेहनत रंग लाई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। माँ को दादा की शादी की चिंता रहती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उन्हें कूड़े के ढेर में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कूड़े के ढेर के पास 2-3 आवारा कुत्ते एक पुराना सा बैग खींच रहे हैं। वह पास में गए तो उन्होंने देखा उस बैग में एक बच्चा रो रहा था। कुत्ते उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। वह घबरा गया और उन्होंने उस कुत्ते को भगाकर उस बच्चे को उठा लिया और घर ले आए। दादा की शादी अभी होनी थी। माँ ने कहा, सौरभ बेटा, इस बच्चे को तू अनाथालय में छोड़ आओ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी हूँ।
मेरे बाद इसे कौन देखेगा? दादा ने कहा, ईश्वर ने किसी मकसद से ही इसे हमारे पास भेजा है। अब मैं ही इसका पिता हूँ। जो लड़की मुझसे विवाह करेगी उसको मुझे मेरे बेटे के साथ ही स्वीकार करना पड़ेगा। दादा के कई रिश्ते आए। उस बच्चे को देखकर रिश्ते टूट जाते थे। तब एक रिश्ता शीला भाभी का आया। दादा ने उनसे खुद बात करी और जो सच्चाई थी वह सब उनको बताते हुए कहा कि एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दूसरा बेटा नहीं बेटी चाहता हूँ। शीला भाभी सौरभ दादा की बात सुनकर उनसे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने दादा की बात मान ली। जानते हो, जब पहली बार वह माँ बनने वाली थी तो ईश्वर से बेटी ही मांगती थी। भगवान ने उनकी सुनी और वो एक सुंदर सी बेटी की माँ बनी। दादा भाभी दोनों बहुत खुश रहते थे। अपने बेटे और बेटी पर जान छिड़कते थे। अब तो समझ में आ गया होगा कि तू कौन है। बुआ जी की बात सुनकर मैं दंग रह गया। पश्चाताप और आत्मग्लानि से मेरे आंसू बह रहे थे। मैं सड़क पर फेंका हुआ लवारिस बच्चा, जिसके लिए माँ ने इतना बड़ा त्याग किया। मैं भागता हुआ माँ के पास पहुंचा। माँ के पैर पड़कर जोर जोर से रोकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ, शीला जी की आखिरी सांसें चल रही थी। उन्होंने मुझको प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। तूने बहुत देर कर दी। मैं एक बात तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू अपने पापा के पद चिन्हों पर ही चलना। किसी बेसहारा लवारिस बच्चों को अपना ही समझना। इतना कहकर मेरी माँ शीला जी दुनिया से विदा हो गई। मेरे पापा सौरभ जी माँ की मृत्यु से टूट गए थे। मैं पापा से आंखें नहीं मिला पाता था। मैं माँ की मौत का कारण खुद को समझता था। मेरे पास पश्चाताप के अलावा कुछ न बचा। पर समय बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़े घाव भर देता है। घर में सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान्य हो गए थे। एक दिन बुआ जी पापा से कहने लगी, दादा, अब जो बचा है उसको तो संभाल लीजिए। दादा, दीपक बहुत दुखी रहता है, उसे माफ कर दीजिए। पापा ने मुझे बुलाकर पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, शीला की जगह तो कोई नहीं भर सकता। हाँ, अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो मन लगाकर पढ़ाई करो और एक बहुत बड़े डॉक्टर बनकर अनाथों का सहारा बनो। शीला की अंतिम इच्छा यही थी। अपनी आप बीती सुनाने की बाद दीपक जी शांत हो गए। उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। फिर थोड़ा रुक कर जय को देखते हुए बोले, बेटा, तुम बताओ मुझको क्या करना चाहिए। आगे फिर वह बुझी हुई आवाज में बोले, जिंदगी ने मुझे यही सबक दिया है कि दिल के शोर को कभी दबाना नहीं चाहिए। ये खामोशी जिंदगी भर के रिश्ते खत्म कर देती है। जय और नेहा गर्व और सम्मान से अपने डैडी को निहार रहे थे। जहां चाह होती है वहां राह बन जाती है। जय और नेहा को जर्मनी जाने में अभी 1 माह का समय था। दोनों ने मिलकर अपने डैडी की इच्छाओं को रंग दिया। एक एनजीओ से संपर्क कर उन्होंने बच्चों की अच्छी एजुकेशन और अन्य जरूरतों के लिए अच्छी सुविधाओं का प्रबंध किया। डॉक्टर दीपक की कोठी बहुत बड़ी थी। कुछ भाग दान करके वहां कुछ वृद्ध महिलाओं और कुछ वृद्ध पुरुषों को आश्रय दिया जो बेसहारा थे। वृद्ध महिलाएं बच्चों की देखरेख करती और वृद्ध पुरुष बच्चों की पढ़ाई कराते और पार्क में खेलने के लिए ले जाते थे। अनाथालय से नाम हटाकर फुलवारी और वृद्ध आश्रम से नाम हटाकर श्री शीला बागवान रख दिया। इस तरह से फुलवारी और बागवान
आसपास हो गए। आज 2 वर्ष बाद जय और नेहा जर्मनी से लौटकर लखनऊ अपने घर आए हैं। दूसरे दिन सुबह जब जय और नेहा उठे तो देखा डैडी डॉक्टर दीपक बालकनी में ओवरकोट पहने आराम से चाय पी रहे थे। दिसंबर की सर्द सुबह आज धूप खिलकर निकली थी। डॉक्टर दीपक घर की बालकनी में बैठे अपनी लगाई हुई और बसाई हुई फुलवारी को निहार रहे थे, जहाँ अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे और वह फूल भी थे जो अपनों से ही ठुकराए गए थे। देखकर खुश हो रहे थे। डॉक्टर दीपक उन बुजुर्गों का भी आशीर्वाद था जिनको डॉक्टर दीपक ने नया परिवार दिया था। अपने डैडी को देखते हुए जय और नेहा से कह रहा था, देखो नेहा, डैडी कितने खुश हैं। आज उनके चेहरे पर कितना आत्मविश्वास झलक रहा है। थैंक मैं कभी भी अपने माता पिता का सपना टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि यह सब तो मुझे विरासत में मिला है। नेहा अपने पति को प्यार से देख रही थी, जैसे वह भी उनके विचारों से सहमत हो। क्या ऐसा सच में नहीं हो सकता कि वृद्धाश्रम और अनाथालय एक पास हो जाए, एक दूसरे का सहारा हो जाएं?